देखो, सबसे पहले हमने बात की थी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन कब? तब जब रेगुलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस किसी भी रीजन की वजह से वेकेंट है, या फिर टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी रीजन की वजह से अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा, एडहॉक जज, और बड़ा सिंपल, हाई कोर्ट के किसी भी जज को, हाई कोर्ट के किसी भी ऐसे जज को जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं एज एडहॉक जज। ये कब किया जाता है? तब जब सुप्रीम कोर्ट में लैक ऑफ कोरम हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन जिस हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने वाले हैं उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट चाहिए। तीसरा, रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरीके से एक्ट करने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, और अपॉइंट कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इसके लिए भी प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट चाहिए, और साथ ही साथ उस रिटायर्ड जज से भी कंसल्ट करना पड़ेगा। इस रिटायर्ड जज को कितने अलाउंसेस मिलेंगे ये कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। इसके अलावा हमने सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की थी, और सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पावर दी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चाहें तो किसी दूसरी जगह पे भी सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। अच्छा, ये जो प्रोविजन है कि किसी दूसरी जगह पे भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, ज़रूरत होगी तो कर दी जाएगी, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर प्रोसीजर के बारे में बात की थी, और बहुत सिंपल है, कोर्ट का प्रोसीजर, प्रैक्टिस, प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी, उससे रिलेटेड रूल्स कौन बनाता है? सुप्रीम कोर्ट बनाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी रूल बनाया जाएगा तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। और फाइनली हमने बात की थी इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट फ्रीली फंक्शन कर पाए, उसको एंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, जिनके बारे में अपन ने बात की थी। ये बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में की थी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हुआ है तो। कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को वास्ट पावर्स दी, एक्सटेंसिव जुरिसडिक्शन दिया, और ये ज़रूरी भी है। डेमोक्रेसी ठीक तरीके से फंक्शन करे, पावर का बैलेंस बना रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को एडिक्वेट पावर्स दी जाए, वास्ट पावर्स दी जाए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। सुप्रीम कोर्ट जब फंक्शन करता है तो वेरियस कैपेसिटीज़ में फंक्शन करता है। जैसे जब सेंटर और स्टेट या स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करने के लिए बैठेगा और एक्ट करेगा एज फेडरल कोर्ट, जैसे अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट करता है, तो फेडरल कोर्ट के तरीके से एक्ट करता है। अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, जुडिशरी के सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। और जब फाइनल कोर्ट ऑफ अपील के तरीके से बैठता है तो इसको कंपेयर किया जा सकता है ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से। ब्रिटेन में अलग ही अरेंजमेंट है, पूरी दुनिया भर में सिस्टम ये चलता है कि जुडिशरी में जो टॉप कोर्ट होता है वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता है, लेकिन ब्रिटेन में फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ का अपर हाउस, वहाँ की राज्यसभा, अलग सा ही अरेंजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए शब्दों का क्या मतलब है, उसका फाइनल इंटरप्रिटेशन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर की फाउंडेशन रखी गई है। अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा, इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32, कई बार अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी पावर्स। एडवाइजरी पावर्स क्या हैं, सुपरवाइजरी पावर्स क्या हैं, उनके बारे में आगे चलते हुए अपन पढ़ेंगे। इनफैक्ट अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। इन्होंने कहा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज मोर पावर्स देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनमें से सबसे पावरफुल सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का ओपिनियन है। ये जो पावर्स हैं, ये जो जुरिसडिक्शन है, इसको कई हेड्स के अंडर पढ़ा जाता है, जिनमें से सबसे पहला है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का बेसिक आइडिया ये है कि जब सेंटर स्टेट या स्टेट्स के बीच में कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट पर डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठता है, डिसाइड करता है और एक्ट करता है एज फेडरल कोर्ट। मतलब जब सेंटर या स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो,
या फिर सेंटर और स्टेट एक तरफ हो, सेंटर या एक स्टेट या कुछ और स्टेट्स एक तरफ हो और बाकी कुछ स्टेट्स दूसरी तरफ हो, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो, या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो। और ऐसा कोई भी डिस्प्यूट को जब डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठता है तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट करता है एज फेडरल कोर्ट। अच्छा, ये जो डिस्प्यूट पे डिसाइड करने की पावर है सेंटर स्टेट या स्टेट स्टेट्स के बीच में, ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल पावर है, एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। एक्सक्लूसिव का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अकेला डिसाइड कर सकता है, कोई और कोर्ट सेंटर स्टेट या स्टेट स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको डिसाइड नहीं कर सकता है। ऐसे किसी भी डिस्प्यूट को डिसाइड करने की एक्सक्लूसिव पावर किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट के पास में। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब कोई अपील के थ्रू केस नहीं पहुंच रहा है सुप्रीम कोर्ट के पास में डायरेक्टली, क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि अगर सेंटर स्टेट या स्टेट्स या सेंटर स्टेट और स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उस डिस्प्यूट पर डिसाइड करने की एक्सक्लूसिव पावर किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है। लेकिन हाँ, दो चीज़ों का ध्यान रखा जाए, ऐसा कोई भी डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन वेदर ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन विच एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ अ लीगल राइट डिपेंड्स। कोई लीगल राइट का क्वेश्चन होना चाहिए जिस पे लीगल राइट्स डिपेंड करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन होना चाहिए, कोई लॉ का क्वेश्चन होना चाहिए, कोई फैक्ट का क्वेश्चन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सेंटर ने कोई कानून बना दिया और उस कानून में कुछ ऐसा दिया हुआ है जो कि स्टेट्स के फेडरल प्रिंसिपल्स को इन्फ्रिंज करता है, वायलेट करता है, डिस्प्यूट हो जाएगा। और ऐसा कोई भी डिस्प्यूट है तो स्टेट पहुंच सकता है सेंटर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास में। कोई लॉ का क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से लीगल राइट्स को हार्म हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंचा जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। लेकिन कोई पॉलिटिकल नेचर का क्वेश्चन है, उसके लिए सेंटर स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहा है या दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। अब आपका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के चलते आपकी नहीं बन रही है एक दूसरे से, और आप पहुंच जाओ कि हमारे तो लड़ाई हो रही है, डिस्प्यूट है, डिसाइड करो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट तब बैठेगा जब कोई लॉ का क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर लीगल राइट डिपेंड करते हैं। दूसरा, एनी सूट ब्रॉट बिफोर सुप्रीम कोर्ट बाय अ प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर और अ स्टेट कैन नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर दिस। ये जो सिनेरियो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का, इसमें सेंटर स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, सेंटर स्टेट और स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या स्टेट स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो ही सुप्रीम कोर्ट बैठ रहा है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का, किसी प्राइवेट सिटीजन का कोई प्रॉब्लम है सेंटर के साथ में, या कोई प्रॉब्लम है किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, तो वो अलग है, वो इस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का हिस्सा नहीं है। ये दो चीज़ ध्यान रखी जाए, एक तो सब्सटेंशियल लॉ का क्वेश्चन होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल नेचर का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, और दूसरा पॉलिटिकल जो हमारी यूनिट्स हैं, स्टेट्स हैं, सेंटर्स हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट है तो ये पावर एक्सरसाइज हो रही है। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी प्राइवेट सिटीजन का कोई प्रॉब्लम है, वो एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा इसके अंडर, उसके लिए अलग चीज़ें हैं। एक लाइन जो याद रखनी है बड़ी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में ही पावर है। इसके अलावा द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग। अच्छा, कुछ ऐसी भी चीज़ है जहां पे ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो एक्सटेंड नहीं करता सुप्रीम कोर्ट का। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले की कोई भी ट्रीटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले का कोई भी एग्रीमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले का कोई भी कोविनेंट है, कोविनेंट भी एक तरीके का एग्रीमेंट ही होता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले का कोई एंगेजमेंट है, या कोई सनद है, सनद भी एक तरीका का लीगल डॉक्यूमेंट होता है, या कोई भी अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले कोई भी ट्रीटी एग्रीमेंट वगैरह है और उसको लेकर डिस्प्यूट हो गया सेंटर स्टेट के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। या फिर डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट विच स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स दैट द सेड जुरिस्डिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू सच अ डिस्प्यूट। अगर कोई ट्रीटी ऐसी है, अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई साहब ये जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का हिस्सा नहीं है, तो फिर उसको भी सुप्रीम कोर्ट कंसिडर नहीं कर सकता है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जितने भी हैं उन पे भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लागू नहीं होता। अपन ने इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में पढ़ा हुआ है, और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट को खुद ही एक्सक्लूड किया गया है। कोई भी ऐसा मैटर जो कि फाइनेंस कमीशन को रेफर किया गया है, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लागू नहीं होता है। एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर और स्टेट के बीच में पेंशन को लेके, एक्सपेंसेस को लेके कोई भी एडजस्टमेंट है। बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे होते हैं ना जो उनको सेंटर रिक्रूट करता है लेकिन काम करते हैं वो स्टेट के लिए, स्टेट उनको पे करता है,
तो अगर उनके पेमेंट, उनकी पेंशन के पेमेंट के लिए, उनके एक्सपेंसेस के पेमेंट के लिए अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोई भी अरेंजमेंट हुआ है, कोई भी एडजस्टमेंट हुआ है, तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एक्सटेंड नहीं करेगा। बेसिक आइडिया ये है कि सेंटर स्टेट या और स्टेट्स के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बैठता है डिसाइड करने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। लेकिन दो चीज़ें ध्यान रखा जाए कि एक तो सब्सटेंशियल लॉ का क्वेश्चन होना चाहिए, तभी डिसीजन करने के लिए बैठेंगे, कोई पॉलिटिकल नेचर के क्वेश्चन पे बातचीत नहीं की जाएगी। और दूसरा, प्राइवेट सिटीजन का अगर कोई प्रॉब्लम है सेंटर के साथ में, किसी स्टेट के साथ में, तो वो इस ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का हिस्सा नहीं है। दूसरा, इसके अलावा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी ट्रीटी है, कोई भी एग्रीमेंट है, कोई भी सनद है, कोई भी एंगेजमेंट है, उसकी वजह से अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वहां भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एक्सटेंड नहीं करता है। कोई ट्रीटी, कोई एग्रीमेंट जिसमें लिखा हुआ है कि भाई यहां से सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड किया जा रहा है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन लागू नहीं होगा, तो वहां भी लागू नहीं होगा। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है कोई, वहां भी लागू नहीं होगा। फाइनेंस कमीशन को कोई मैटर रेफर कर दिया गया है, वहां भी लागू नहीं होगा। और सेंटर और स्टेट्स के बीच में पेंशन को लेके, एक्सपेंसेस को लेके अगर कोई एडजस्टमेंट है और उसके चलते कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन लागू नहीं होगा। अच्छा, पहली बार ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने केस लाया गया 1961 में। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लेकर आई सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक्ट सही है और केस को खारिज कर दिया। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बेसिकली सेंटर स्टेट और स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट बैठता है, फेडरल कोर्ट के तरीके से एक्ट करता है, उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है बिकॉज ऐसे किसी भी डिस्प्यूट पर डिसाइड करने की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की है, किसी और कोर्ट की नहीं है। दूसरा, रिट जुरिसडिक्शन। अपन ने पढ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप के रिट्स इशू करता है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सर्शियोरारी। होपफुली ये 5 रिट्स आपको याद होंगी, अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ी हुई हैं। रिट्स इशू करता है, लेकिन अपन ने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, एक्सक्लूसिव नहीं है। ओरिजिनल इस सेंस में कि अगर किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है आर्टिकल 32 के अंडर। लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है बिकॉज हाई कोर्ट भी रिट्स इश्यू कर सकता है आर्टिकल 226 के अंडर। ये अपन ने पढ़ा हुआ है। अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ तो वो सिटीजन अगर चाहे तो हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकता है आर्टिकल 226 के अंडर। अच्छा, अपने को याद होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल 32 के अंडर रिट्स इश्यू करने की पावर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट रिट्स इश्यू कर सकता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए, लेकिन हाई कोर्ट किसी भी मैटर के लिए रिट्स इश्यू कर सकता है। मतलब हाई कोर्ट की रिट्स इश्यू करने की जो पावर है वो वाइडर है, सुप्रीम कोर्ट की उतनी वाइडर नहीं है। फिर अपन ने ये भी पढ़ा हुआ है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को पावर दे सकता है किसी भी अदर पर्पस के लिए रिट इश्यू करने की। पार्लियामेंट अगर चाहे तो बोल सकता है कि अदर पर्पसेस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट रिट्स इश्यू कर सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर कंपैरिजन देखें ब्रीफ, तो रिट जुरिसडिक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, रिट जुरिसडिक्शन में हो ये रहा है कि किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और सिटीजन ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया आर्टिकल 32 के अंडर, उस सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट्स इश्यू कर रहा है। अपन ने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पढ़ा, इस ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में प्राइवेट सिटीजन का कोई लेना देना ही नहीं है। ये जो डिस्प्यूट है ये स्टेट की यूनिट्स के बीच में है, सेंटर स्टेट के बीच में है या स्टेट स्टेट्स के बीच में है। तो ये दोनों ही अलग चीजें। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन डील कर रहा है यूनिट से और जो रिट जुरिसडिक्शन है वो डील कर रहा है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को बचाने को लेकर। रिट जुरिसडिक्शन खूब डिटेल में पढ़ा हुआ है, अलग से इस पर एक सेशन बनाया हुआ है अपन ने। इसके अलावा फिर तीसरा है अपीलेट जुरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, जुडिशरी के टॉप पे बैठा हुआ है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। और क्योंकि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है तो लोअर कोर्ट के जजमेंट्स के अगेंस्ट में अपील सुनने का काम है सुप्रीम कोर्ट का, अपील सुनता है सुप्रीम कोर्ट। वेरियस हेड्स के अंडर इसको भी पढ़ा जाता है। जैसे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से डील करते हैं, उनके अगेंस्ट में अपील आती है। कुछ केसेस सिविल मैटर से डील करते हैं, उनके अगेंस्ट में अपील आती है। कुछ क्रिमिनल मैटर्स वाले केसेस होते हैं और कुछ होते हैं अपील्स बाय स्पेशल लीव। इनको एक एक करके अपन देखते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी हिस्से को इंटरप्रिटेट करने की जरूरत पड़ रही है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ रही है। ऐसे केसेस में हाई कोर्ट ने मान लो कोई जजमेंट सुना दिया है और किसी जिसके अगेंस्ट में जजमेंट सुनाया गया उसको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो गलत सुना दिया गया है, वो अपील करना चाह रहा है तो वो अपील कर सकता है। लेकिन एक चीज़ जरूरी है
कि जब जजमेंट सुना दिया हाई कोर्ट ने तो हाई कोर्ट अपना सर्टिफिकेशन देगा, हाई कोर्ट अपना सिग्नेचर देगा, हाई कोर्ट ये कहेगा कि हाँ भाई ये ऐसा केस है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी हिस्से को इंटरप्रिटेट करने की जरूरत पड़ रही है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ रही है। और जब हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर देगा तो कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और बोल सकता है कि साहब मुझे ये लग रहा है कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो गलत है, आप प्लीज मेरी अपील सुनो। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स मतलब जहां कॉन्स्टिट्यूशन के किसी हिस्से को इंटरप्रिटेट करने की जरूरत पड़ रही है, ऐसे केसेस में हाई कोर्ट से अपील लाई करती है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन की जरूरत है, मस्ट है कि जब जजमेंट सुना दिया जाएगा उसके बाद हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करे, ये बोले कि हाँ साहब ये केस ऐसा है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, तो ही आप सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकते हो। तो हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन मस्ट है। दूसरा, सिविल मैटर्स, सिविल केसेस में जो भी हाई कोर्ट ने सिविल केसेस सुने उनके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन चाहिए। हाई कोर्ट सर्टिफाई करके ये बोले कि दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, कि हाँ भाई ये जो केस है इसमें जनरल इंपॉर्टेंस के लॉ का क्वेश्चन है, उसको डिटरमाइन करने की जरूरत है, एंड द क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट खुद ये सर्टिफाई करे कि हाँ एक जनरल इंपॉर्टेंस के लॉ का क्वेश्चन है और जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करे, एक बार देख ले, जरूरी है। तो ऐसे सिविल केसेस में भी सर्टिफिकेशन के बाद, हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन के बाद अपील की जा सकती है। अच्छा, ओरिजिनली होता यह था कि सिविल केसेस में 20,000 रुपीज की लिमिट थी, मतलब 20,000 रुपीज से ज्यादा का जो केस हुआ करता था, 20,000 रुपीज से ज्यादा का केस का मतलब कि ऐसे सिविल केसेस जिसमें सेटलमेंट के लिए 20,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट देना पड़ रहा है, ऐसे केसेस में ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती थी। लेकिन इस मॉनिटरी लिमिट को अब हटा दिया गया है 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 के थ्रू, क्योंकि किसी भी केस की गहराई इस चीज से नहीं नापी जा सकती कि उसके सेटलमेंट में 20,000 रुपए चाहिए या 20 लाख रुपए चाहिए। बट हाँ, सिविल मैटर्स में आप अपील कर सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट का ये सर्टिफिकेशन जरूरी है कि हाई कोर्ट ये कहे कि एक तो जनरल इंपॉर्टेंस के लॉ के क्वेश्चन का मैटर है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार देख ले हाँ इस क्वेश्चन को, ये सर्टिफिकेशन जरूरी है। तीसरा, क्रिमिनल मैटर्स, क्रिमिनल केसेस में हाई कोर्ट के किसी भी वर्डिक्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। कब की जा सकती है? एक सिनेरियो तो ये है कि कोई भी क्रिमिनल केस जब सबऑर्डिनेट कोर्ट में सुना गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब हाई कोर्ट से नीचे वाले जो कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने केस को सुना और ये डिसाइड किया कि जो भी अक्यूज्ड पर्सन है उसको एक्यूट किया जाए, उसको बाइज्जत बरी किया जाए, उसकी कोई गलती नहीं है। सबऑर्डिनेट कोर्ट ये कह रहा है अपने डिसीजन में। लेकिन जब यही केस हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने बातचीत सुनने के बाद ना सिर्फ इस एक्विटल को रिवर्स किया, बल्कि ये कहा कि ये जो अक्यूज्ड है इसको डेथ पेनल्टी दी जाए, इसको फांसी की सजा दी जाए। मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट के ओपिनियन में ये जो अक्यूज्ड था ये दोषी था ही नहीं, इसको एक्विट किया गया था, और हाई कोर्ट बोल रहा है कि इसको सीधे सीधे फांसी की सजा दे दो। ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो आप। वही लिखा हुआ है, हाई कोर्ट ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो है कि कोई क्रिमिनल केस है, वो किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में सुना जा रहा है, अभी तक सुना जा रहा है, कोई डिसीजन की बातचीत नहीं हुई है, सबऑर्डिनेट कोर्ट उसको सुन रहा है, लेकिन बीच में ही हाई कोर्ट ने बोला कि इस केस को हमें ट्रांसफर कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने बीच में ही सबऑर्डिनेट कोर्ट से किसी क्रिमिनल केस को ट्रांसफर करवा लिया और फिर सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट ने अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया, दोषी ठहराया और फांसी की सजा दे दी। ऐसे केसेस में भी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। वही लिखा हुआ है, हाई कोर्ट हैज टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड कन्विक्टेड द अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। अच्छा, ये जो दो केसेस हैं जिन पे अभी अपन ने बात की, इन दोनों केसेस में अपील लाई करती है एज अ मैटर ऑफ राइट, मतलब अपील करने के लिए हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। विदाउट हाई कोर्ट सर्टिफिकेशन अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। भैया आपको फांसी की सजा दे दी गई है, फांसी की सजा के अगेंस्ट में मैटर ऑफ राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हाई कोर्ट आपको रोक नहीं सकता। तीसरा सिनेरियो क्या है? तीसरा सिनेरियो बड़ा सिंपल है कि हाई कोर्ट खुद सर्टिफाई कर दे, हाई कोर्ट सर्टिफाई करके बोले दैट द केस इज अ फिट वन फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट खुद ये कहे कि ये जो फलाना क्रिमिनल केस है ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए फिट है, ठीक है, की जा सकती है। तो एक केस तो वो है जहां हाई कोर्ट खुद सर्टिफाई कर रहा है। बाकी दो केसेस जहां पे डेथ सेंटेंस दे दिया गया है वहां पे हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वहां मैटर ऑफ राइट है अपील। एक चीज और है,
इफ द हाई कोर्ट रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एन कन्विक्शन एंड हैज ऑर्डर द एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड देयर इज नो राइट टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट। हुआ क्या कि कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट है, उस सबॉर्डिनेट कोर्ट ने किसी क्रिमिनल केस में किसी अक्यूज्ड को कोई सजा सुना दी, कन्विक्ट कर दिया और जब अपील पहुंची हाई कोर्ट के पास में तो हाई कोर्ट ने उस कन्विक्ट को बाइज्जत बरी कर दिया। ये बोला कि नहीं साहब, सबॉर्डिनेट कोर्ट से गलती हो गई है, इस जो अक्यूज्ड आदमी है इसकी कोई गलती नहीं है, इसको बाइज्जत बरी किया जाए। ऐसे सिनेरियो में जहां सबॉर्डिनेट कोर्ट ने किसी इंसान को कन्विक्ट किया था और हाई कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई नहीं करती है। देयर इज नो राइट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ये जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, इसको पार्लियामेंट ने एक्सटेंड किया 1970 में। इन 1970 पार्लियामेंट हैज एनलार्ज्ड द क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अब क्या कह दिया गया है, अब ये कहा गया है कि अगर हाई कोर्ट ने सबॉर्डिनेट कोर्ट के किसी भी जजमेंट को रिवर्स किया है जिसमें सबॉर्डिनेट कोर्ट ने अक्यूज्ड को बाइज्जत बरी किया था, उसको रिवर्स किया है, और हाई कोर्ट ने रिवर्स करने के बाद उस अक्यूज्ड को आजीवन कारावास दे दिया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया है या 10 साल की सजा दे दी है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। दूसरा, कोई भी क्रिमिनल केस जिसे हाई कोर्ट ने सबॉर्डिनेट कोर्ट से खुद को ट्रांसफर करवाया, बीच में ही ट्रांसफर करवा लिया, और सुनने के बाद हाई कोर्ट ने उस अक्यूज्ड इंसान को या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, आजीवन कारावास दे दिया, या 10 साल की सजा दे दी है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इन दोनों स्लाइड्स में जो अपन ने पढ़ा उसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसा केस है जहां सबॉर्डिनेट कोर्ट ने, क्रिमिनल केस जहां सबॉर्डिनेट कोर्ट ने उस अक्यूज पर्सन को बाइज्जत बरी किया था और हाई कोर्ट ने उसको या तो 10 साल की सजा दे दी या डेथ सेंटेंस दे दिया या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, तो आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरा सिनेरियो ये है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट किसी भी केस को सुन रहा था, लेकिन फाइनल होने से पहले ही, फाइनल वर्डिक्ट आने से पहले ही हाई कोर्ट ने उस केस को ट्रांसफ़र करवा लिया और सुनवाई करने के बाद उस अक्यूज्ड इंसान को या तो डेथ सेंटेंस दे दिया या 10 साल की सज़ा दे दी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। आज का स्टेटस ये है। और चौथा अपीलेट जुरिस्डिक्शन में आता है अपील बाय स्पेशल लीव। ये सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर दी गई है। जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं, उनमें जितने भी मैटर्स चल रहे हैं, उन पे कोई भी वर्डिक्ट आ गया है, कोई भी जजमेंट आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लग रहा है कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, शायद किसी ट्राइब्यूनल से, किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट से कोई गलती हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव, स्पेशल परमिशन दे सकता है कि हाँ, आप अपना केस हमारे पास लेकर आओ, हम सुनवाई करेंगे। इट इज़ लाइक अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द कंट्री। किसी भी कोर्ट ने, किसी भी ट्राइब्यूनल ने किसी भी मैटर पे कोई भी जजमेंट पास किया है, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो परमिशन दे सकता है और ये बोल सकता है कि हाँ साहब, आप आओ और सुप्रीम कोर्ट में हम अपील सुनेंगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी मिलिट्री ट्राइब्यूनल है, कोई भी कोर्ट मार्शल वाला कोर्ट है, उनके जजमेंट्स के अगेंस्ट में स्पेशल लीव या स्पेशल परमिशन के थ्रू अपील नहीं सुन सकता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरी तो अपील सुनो ही सुनो। अगर सुप्रीम कोर्ट को खुद को ऐसा लगेगा कि ये जो केस है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें अपील सुनी जानी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट आपको परमिशन दे सकता है कि हाँ साहब आओ, आपकी अपील हम सुनेंगे। ये डिस्क्रिशनरी पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है। इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट वेदर फाइनल और इंटरलोक्यूटरी। मतलब किसी भी जजमेंट में, जजमेंट फाइनल आ गया है या अभी बातचीत चली रही है, किसी भी केस में, किसी भी मैटर में, किसी भी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि वो अगर चाहे तो परमिशन दे सकता है और बोल सकता है कि आप अपील करो, हम आपकी अपील सुनेंगे। और किसी भी मैटर में दिया जा सकता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, चाहे वो सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, इनकम टैक्स का मैटर है, कोई भी मैटर है, किसी भी मैटर में अपील सुनी जा सकती है। ये स्पेशल पावर है। सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहता है कि ये स्पेशल पावर जो है इसको रेयरली यूज़ किया जाना चाहिए। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है वहाँ यूज़ किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर केस में सुप्रीम कोर्ट बोले कि हाँ आ जाओ, सुनेंगे आपकी बातचीत सुनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बेसिक बातचीत आज की अपनी। एक बार फटाफट से दोबारा देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले अपने बात की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगर 2 लाइन में बोला जाए तो सेंटर स्टेट, स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस पर डिसाइड करने की पावर किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की ये पावर एक्सक्लूसिव है और ओरिजिनल है। मतलब कोई अपील के थ्रू केस नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट के पास में, एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है ऐसे केसेस को डिसाइड करने की। दूसरा, हमने रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में बात की। फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के जो भी हैं, अगर वो वायलेट हो रहे हैं
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 के अंडर ये पावर दी गई है, सिटीजन सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और तीसरा अपीलेट जुरिस्डिक्शन, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स कोई भी ऐसा केस है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी हिस्से को इंटरप्रिटेट करने की जरूरत पड़ रही है तो अपील की जा सकती है, लेकिन हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन मस्ट है। दूसरा सिविल मैटर्स में भी अपील की जा सकती है, लेकिन हाई कोर्ट सर्टिफाई करे। एक तो ये बोले कि हाँ लॉ का कोई जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, और दूसरा ये बोले कि हाँ सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है इसको डिसाइड करने में। तीसरा क्रिमिनल मैटर्स को अपन सिंपल ये बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट ने सबऑर्डिनेट कोर्ट के किसी भी ऐसे जजमेंट को जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट ने किसी अक्यूज्ड को एक्विट किया था उसको रिवर्स कर दिया है, और अब उस इंसान को या तो 10 साल की सजा दे दी है, या लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया, या डेथ दे दी है, सीधा फांसी दे दी है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। या कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने क्रिमिनल केस था, उसको बीच में ही ट्रांसफर कर लिया हाई कोर्ट ने अपने पास में, और सुनने के बाद उस अक्यूज को या तो 10 साल की सजा दे दी, या लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया, या डेथ दे दी, तो भी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास में। और ये मैटर ऑफ राइट है, मतलब आपको हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और तीसरा सिनेरियो ये है कि जब किसी क्रिमिनल केस में हाई कोर्ट खुद सर्टिफाई करके बोल दे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, तो कर सकते हो। फिर स्पेशल लीव बेसिकली ये है कि कंट्री में कोई भी ट्राइब्यूनल है, कोई भी कोर्ट है, उसने कोई भी जजमेंट दिया है, किसी भी मैटर पर जजमेंट दिया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि यार ये तो सब्सटेंशियली इंपॉर्टेंट मैटर है, उस पर हमें परमिशन देनी चाहिए, इसको हमें सुनना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे के अपील को सुन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ मिलिट्री ट्राइब्यूनल और कोर्ट मार्शल के जो भी केसेस हैं उनमें स्पेशल लीव की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं है। ये बातचीत आज की अपनी। कोई डाउट हो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।